दोस्तों, भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आज विश करना चाहता हूं हमारी वुमेन क्रिकेट टीम को, जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है, साउथ अफ्रीका को 52 रन से हरा के। और अब मैं आपको बताता हूं कुछ पहलू। देखिए, आप 2 दिन से कई वीडियोस देख चुके होंगे इसके बारे में, स्कोर्स के बारे में, किस प्लेयर ने कितने रन बनाए, कितने कितने आउट किए, ये सब आपने देखा होगा। लेकिन कुछ अनछुए पहलू हैं, जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो इंडियन टीम है, ये थर्ड टाइम फाइनल में पहुंची है। पहली बार जब फाइनल में पहुंची थी 2015 में, तो 98 रन से हारी थी ऑस्ट्रेलिया से, और ये साउथ अफ्रीका में मैच हुआ था, सेना कंडीशंस में। और उसमें गिने चुने एक या दो नाम थे जिनको हम आज तक जानते हैं, जिसमें झूलन गोस्वामी थी जो बॉलर थी, फास्ट बॉलर, और अंजुम चोपड़ा थी, और मिथाली राज थी। इसके सिवा हम आज भी किसी का नाम नहीं जानते। उसके बाद दोबारा 2017 में फाइनल में पहुंची इंग्लैंड में, और केवल 9 रन से हारी। और उसमें कई नाम थे, जिसमें मिताली राज कैप्टन थी, उसमें हरमनप्रीत कौर भी बिल्कुल नई नई आई थी उस वक्त, और इवन स्मृति मांदना भी उसके अंदर थी, दीप्ति शर्मा थी। तो कुछ आज की प्लेयर्स, 3-4 प्लेयर्स उसके अंदर थे। तो ये एक ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है इंडिया की वुमेन टीम में। लेकिन जो पिछले 5 साल में सडन चेंज हुआ, उसके मैं 2 फैक्टर मानता हूं। सबसे पहले उनके कोच अमोल मजूमदार। आपने पिक्चर देखी होगी चक दे इंडिया, जो उसमें शाहरुख खान का कैरेक्टर था, मुझको अमोल मजूमदार का कैरेक्टर कुछ वैसा मिलता जुलता नजर आता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अमोल मजूमदार, जिन्होंने 12,000 वनडे रन बनाए, 30 सेंचुरीज मारी, 60 50s मारे अपने 170 के मैचेस में, मतलब 50% मैचेस में, फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्होंने 50 का स्कोर क्रॉस किया। लेकिन फिर भी वो इंडियन टीम में नहीं खेल पाए, और उसके रीजन थे दिग्गज, जैसे सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण और द्रविड़, गांगुली। अब ऐसे प्लेयर थे तो उनका नंबर नहीं आ पाया। तो शायद वो कमी उन्होंने पूरी की वुमेन्स क्रिकेट के कोच बन के, और आज उनको परिणाम मिला। उनकी जो 3 साल की मेहनत थी, वो आज एक तरीके से सुकारत लगी, और उन्होंने एक वर्ल्ड कप वनडे का इंडिया को लाके दिया। हाँ, वो इंडिया में था, कुछ कंडीशंस भी इंडिया के फेवर में थी। ये जो डीवाई पाटिल स्टेडियम है, ये भी रन चेस के लिए माना जाता है, लेकिन कल उन्होंने रन चेज नहीं किया था, पहले रन बनाए थे 299, उसके बाद भी जीती। ये ज्यादा क्रेडिबल चीज है। अच्छा, और दूसरा मैं श्रेय देना चाहता हूं जय शाह को। लोग कुछ भी बोल ले साहब, इनका बेटा है, उनका बेटा है, ये है वो है, पर्ची से आया है, आप कुछ भी बोल लो, लेकिन उन्होंने 2 काम किए। एक तो उन्होंने मेंस क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट की जो मैच फीस है, वो सेम कर दी। मतलब सेम एक पेडेस्टल पे लाके खड़ा कर दिया वुमेन क्रिकेट को और मेन क्रिकेट को। दूसरा, उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल टूर करवाए इंडियन टीम को, इंडियन अंडर 23 को भी, अंडर 16 को भी, और अंडर 20 को भी। बहुत इंटरनेशनल टूर्स कराए, सेना कंट्रीज में जाके मैचेस खिलवाए। उससे एक अंदर का कॉन्फिडेंस जागता है उनको कि हाँ, हम इन कंडीशंस में भी खेल सकते हैं। और दूसरा, ये WPL, इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। और
इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया, कुछ पैसा लाया गया, आईपीएल से जो पैसा कमाया वो अपनी जेब में नहीं रखा किसी ने, वो वुमेन्स क्रिकेट में भी लगाया, ये जानते हुए भी कि शायद उतना परसेंट रिटर्न उससे ना मिले, लेकिन इसके बावजूद जय शाह ने लगाया और उसका रिजल्ट आज आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी टीम एकजुट होकर खेल रही है। सबको अपनी पोजीशन की चिंता है। क्यों? क्योंकि पीछे 50 लड़कियां और बैठी हुई हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शेफाली छाया जो है, सॉरी, शेफाली वर्मा, उनको टीम में जगह ही नहीं मिली थी। टॉप 15 में जगह नहीं थी उनकी, रिजर्व प्लेयर में नहीं थी, शायद अपने कुछ एटीट्यूड के कारण। लेकिन जब प्रतिका रावल वो इंजर्ड हुई तो इनको लाया गया और इन्होंने करके दिखाया। वो बात अलग है कि शायद इनको बॉलिंग देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी, ये मेरे मन में अभी भी डाउट है। चाहे उनको 2 विकेट मिल गए हों, लेकिन अगर 2 विकेट की जगह 3-4 चौके लग गए होते तो द सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, क्योंकि आपके अपने मेन बॉलर्स बाकी थे। यू वे प्लेइंग विथ 5 मेन बॉलर्स और कोई ऐसा पिट नहीं रहा था। तो ऐसे वक्त में आपको 7वां या 8वां बॉलर करने की क्या जरूरत थी? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, बट दैट ट्रिक वर्कड आउट। और कितनी ही प्लेयर है, स्नेह राणा ऐसी प्लेयर बाहर बैठी हुई है। सो नाउ यू हैव ऑप्शंस। और ऑप्शंस क्यों हैं? बिकॉज ऑफ डब्ल्यूपीएल एंड बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स यू हैव डेवलप्ड, एंड फॉर दैट बीसीसीआई एंड जयशाह, जयशाह वाज बीसीसीआई चीफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो तो आईसीसी में अभी गए हैं। तो ये मैं उनको बहुत क्रेडिट देना चाहता हूं। और दूसरा, कल आपने देखा होगा कि जब हरमनप्रीत कौर आके उनसे वो ले रही थी कप, तो शी ट्राई टू टच हिज फीट और उन्होंने बिल्कुल मना किया और उसको उठा दिया, जैसे मोदी जी करते हैं ना, क्योंकि हिंदू में लड़कियों से पैर नहीं छुआए जाते हैं, आपको पता होगा। तो उन्होंने पैर छूने की कोशिश क्यों की, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज वो सिख हैं, तो शायद सिख कल्चर में ऐसा होता हो, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज हमारे सनातन में नहीं होता है, लड़कियां पैर नहीं छूती हैं। लड़कियां पैर केवल अपने सास ससुर के और उस फैमिली में, जब दूसरी फैमिली में जाती हैं तो वहां पे छूती हैं, अपनी फैमिली में नहीं छूती हैं। तो ये है। अच्छा, और उसमें एक जो प्लस पॉइंट मुझे दिखा, वो प्लस पॉइंट मुझे दिखा कि ये डीवाई पाटिल स्टेडियम में था मैच, और इंडिया 3 मैच लगातार हारी थी, अलग अलग जगहों पे, और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में हारी थी, इंग्लैंड से और साउथ अफ्रीका से। तो शायद इनके मन में ऐसा हुआ हो कि यार हम जीत सकते हैं, क्या हो रहा है हमको, लास्ट में जाके हम बॉक डाउन कर देते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका कर देती है, चोक हो जाती है। तो इंडियन गर्ल्स भी चोक हो गई थी। उनके बाद उनको ये ऑप्शन मिला डीवाई पाटिल का, जो कि एक तरीके का होम ग्राउंड था, जेमिया रॉड्रिक्स का, इवन आपका स्मृति मंदाना का। तो ये एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आता है कि यार हम अपने मैदान में खेल रहे हैं, एंड इट इज वेरी गुड फॉर चेजिंग। तो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के मैच को तो मैं फाइनल मैच मानता हूं, बिकॉज बॉलिंग वॉज नॉट दैट गुड फ्रॉम इंडिया ओवरऑल। जितने भी मैचेस खेले हैं, इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। आफ्टर झूलन गोस्वामी हमको लगता नहीं कि कोई बॉलर भी उस कैटेगरी का है। दीप्ति शर्मा ने जो विकेट लिए हैं वो ज्यादातर लास्ट के विकेट्स लिए हैं, या जब वो हिटिंग करते हैं तब के विकेट्स लिए हैं। और आजकल दीप्ति शर्मा हमेशा 40 ओवर्स के बाद या 35 ओवर्स के बाद ही आती है, और उस वक्त क्या होता है कि विकेट्स तो मिलते हैं, नंबर ऑफ विकेट्स इसीलिए उनके 22 हुए हैं। एंड मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट शी बोल्ड बैडली, बट दैट वाज द मेन रीजन कि उनके विकेट्स क्यों 5 हुए हैं। और आपके अगेंस्ट में जितनी भी अच्छी टीम्स आई हैं, सबने रन बनाए। और अभी देखिए 3 मैच तो हारे, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन बनाए आपके अगेंस्ट।
हाँ, आपने चेज़ किया एंड दैट वाज़ फैंटास्टिक इनिंग्स बाय जिमी रॉड्रिक्स। मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी मैं कहता हूँ कि बैटिंग की। बैटिंग के बाद जब आपके इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनको कुछ आई मीन मेंटल इश्यूज़ भी थे, एंग्ज़ायटीज़ थी और शी वाज़ रिकवरिंग फ्रॉम दोज़ थिंग्स। तो इट वाज़ वेरी सैड टू हियर। बट व्हेन शी सेड कि व्हेन आई वाज़ प्लेइंग द जीसस वाज़ प्लेइंग विद मी। किसी भी भगवान को मानना कोई खराबी नहीं है। कोई भी खराबी नहीं है, आप जिसको मानते हैं उसको मानिए, लेकिन उसको आप मानिए अपने दिल में और अपने घर के अंदर, चार दीवारी में। अगर चार दीवारी की चीज को आप बाहर लाते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे आप जानते होंगे कि जिमखाना क्लब का जो मेंबरशिप है वो रिवोक कर दी गई थी इनके लिए, क्योंकि कहते हैं कि इनके फादर वहां पे जाके आई मीन कन्वर्जन्स में वो इन्वॉल्व थे। आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन रिवोक हुई है इतना मुझे पता है। तो वहां पे ऐसी बातें बोलना, तो लोग तो मजा लेते हैं उसका कि ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कि सब क्रिश्चियन है, उनके रहते हुए जीसस क्राइस्ट ने केवल आपकी बात सुनी, उनकी बात नहीं सुनी। और संडे को क्या हुआ था? संडे को क्या छुट्टी पे चले गए थे? क्योंकि संडे को आपने 24 रन बनाए 37 बॉल्स में और 2 कैच छोड़े। तो देखिए, मैं कहता हूँ जैसे जैसे इंडिया पाकिस्तान का आपको याद होगा कि अ, आपको याद होगा 2021 में मैच हुआ था दुबई में, इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से हराया था। इंडिया ने 151 बनाए थे रन्स और फिर पाकिस्तान ने 152 फॉर 0, उनका कोई विकेट नहीं गिरा था। बाबर आजम और रिजवान ने पूरे रन बना लिए थे। और उसके बाद वकार यूनिस ने ARY टीवी चैनल पे आके बोला था कि मुझे पाकिस्तान के जीतने की इतनी खुशी नहीं हुई। खुशी इस बात की हुई कि रिजवान ने जीत के बाद हिंदुओं के सामने सजदा किया। ठीक है, बाद में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन ये बात उनके दिमाग में तो आई। आप भगवान को, अल्लाह को क्यों बीच में लाते हो यार? मतलब उनका कोई, क्या अल्लाह इसीलिए बैठे हुए हैं कि आपको मैच जिताना है? उनका इतना छोटा काम है? आपकी देश की मट्टी पलीत हो रखी है, जगह जगह जाके भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हो, और अल्लाह कहता है कि आपको जो है वो मैच जिता देंगे। ऐसा नहीं होता। अल्लाह के इतने छोटे काम भी नहीं होते हैं कि एक मैच में आ जाएं आपको जिताने के लिए। और इनके जो एक आपको याद होगा मिनिस्टर थे, उनका उनका क्या नाम था, शेख राशिद, उस समय होम मिनिस्टर थे। उसी वक्त की बात है। उन्होंने कहा था कि जो है ये जो मैच दुबई में जीता है पाकिस्तान, दैट इज ए विन फॉर इस्लाम। ये इस्लाम की जीत है। अब बताइए ऐसे आदमी को क्या कहें? वो भी धर्म बीच में ला रहे हैं। हाँ, उसमें एक शहबाज शरीफ का भी ट्वीट आया था, वो धर्म का नहीं था। उन्होंने केवल ये लिखा था फैंटास्टिक 152 फॉर 0। मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, बेसिकली शेम किया था इंडियन टीम को कि यार तुम तो 151 में आउट हो गए, हमने तो 152 फॉर 0 बनाए हैं। उसके बाद पूछो कितनी बार जीता है पाकिस्तान इंडिया से? शायद एक बार कभी जीता हो, नहीं तो कहीं नहीं जीता। मेरे ख्याल से तो नहीं जीता उसके बाद। ये बात आप सोच रहे हैं कि आप ऐसी चीजों में, मैं दोबारा आता हूं जैबिया रॉड्रिक्स पे। आप जीती, आपने बहुत अच्छा खेला और पूरी हिंदुस्तान आपके साथ है। लेकिन जो पर्सनल चीजें हैं वो पर्सनल रखनी चाहिए। कभी विराट कोहली को आके देखा है कि विष्णु भगवान अवतार मेरे पास आए थे और इसलिए मैंने रन बनाए? रोहित शर्मा हिंदू हैं, उन्होंने कहा था कि श्री राम आ गए मेरे अस्तित्व में और उनके कारण मैंने रन बना लिए।
उसके कारण मैंने वर्ल्ड कप जिता दिया, उनके कारण मैंने सेंचुरीज बना दी। कभी सुना है आपने? तो इसलिए जैमिया को भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। खेलें आप, बहुत अच्छा खेलें, क्योंकि आप तो इसमें टीम में एक बार ड्रॉप भी हुई थी और आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है, वो स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर इनके बराबर की नहीं थी, इसलिए ड्रॉप किया गया था। हाँ, इस मैच में आप बहुत अच्छा खेली, कोई दो राय की बात नहीं है, और हमको लगता है कि आगे भी आप बहुत अच्छा खेलेंगे। लेकिन एक बात मैं फिर बोलूंगा कि क्रिकेट में, खेल में धर्म को लेके मत आइए। धर्म एक रिलीजन बहुत पर्सनल चीज है, उसको पर्सनल रहनी चाहिए। उसको आप पब्लिक में लेके आएंगे तो उसका इफेक्ट दूसरा हो जाएगा। वो जो एक लेसन देगा लोगों को, जो स्टेटमेंट देगा लोगों को, वो कुछ अलग कहेगा और वो फिर उससे मैच करेगा, जिसके कारण आपका जो मेंबरशिप है वो रिवोक की गई थी क्लब की। दोस्तों, यहां पे मैं केवल एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये मुझे लगता है एक स्टेपिंग स्टोन हो गया है इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट का। अब उनका जो एक लेवल है वो हो गया कि हम टॉप 4 टीम्स में आते हैं, हम उनसे compete कर सकते हैं, क्योंकि आपने फाइनल में देखा, आपने सेमीफाइनल में देखा और इवन आपने लीग मैचेस में देखा कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो एक प्लेयर सेंट्रिक नहीं है, 1 और 2 प्लेयर सेंट्रिक नहीं है। जितने भी 11 प्लेयर्स हैं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा थोड़ा, चाहे वो बैटिंग हो और जो बॉलर्स होंगे वो बॉलिंग में, सबका कंट्रीब्यूशन होता है। और जब सब प्लेयर्स का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस होते हैं, तब आप विनिंग में जाते हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया है इंडियन वुमेन को आगे बढ़ने का। अब देखिएगा, WPL जब होगा तो टिकट्स भी ज्यादा बिकेंगे और जो भी इनके जो प्राइज मनी होता है वो भी ज्यादा हो जाएगा, और इनको पर जो टीम है, जिनके विनिंग प्राइजेस होते हैं, जो इंडिविजुअल कॉस्ट होती है, वो सब भी बढ़ जाएगी। नेचुरल है कि बाहर के जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं वो फिर आएंगे WPL में और पब्लिक आएगी देखने के लिए। तो एक इंडिया का और इंडियन क्रिकेट टीम की वैल्यू बढ़ेगी वर्ल्ड में, क्योंकि आप कुछ भी कर लो। हमको तो इसके पहले पता ही नहीं था कि इंडिया कितनी बार फाइनल में पहुंचा। आज पता चला ना, जब देखा, जब कमेंटेटर्स ने बोला कि 2 बार पहले भी फाइनल में पहुंच गई थी। सो फाइनल में पहुंचना और विनिंग करना, दीज आर टू वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। इस बार विन किया, अगेन मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी इंडियन टीम को, और खास तौर से अमोल मजूमदार जी को और जय शाह जी को और इंडियन बोर्ड को, BCCI को, जिन्होंने वुमेन्स क्रिकेट को इतना प्रमोट किया कि आज वो इस लेवल पे हैं कि एक टीम को इतना ऊपर ले जाएं कि वो वर्ल्ड कप जीत जाए। In spite of that, there are teams like England, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर, और आपको अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों।